हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनिमे इंडस्ट्री की सबसे जबरदस्त एनिमे सीरीज काउबॉय बीबो के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। जिस सीरीज में टोटल 26 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग 30 से 25 मिनट की है। और अगर आपको ये शो देखना है तो आपको ये शो हुलू पर देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी जापानीज और इंग्लिश डब के साथ। जिसमें मेरी तरफ से तो मैं आपको पूरी तरीके से गारंटी देता हूँ कि इस शो की इंग्लिश डब सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसी डब आज की तारीख में एनिमे को बिल्कुल भी नहीं किया जाता। लेकिन इस सीरीज को लेकर इसके इंग्लिश डब वर्जन में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन सवाल निकलकर यही आता है कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सीरीज की प्लॉट की डिटेल्स के बारे में। एक्चुअल में ये एनिमे सीरीज हमें कहानी में क्या अलग दिखा रही है। वेल, तो सीरीज का ईयर सेट किया गया है 2071 का, यानी कि एक ऐसा फ्यूचर जिस फ्यूचर में इंसान अब सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि गैलेक्सी में भी रहने लगा है। ऐसे में क्राइम रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट सीधे सीधे बाउंटी हंटर्स को हायर करती है ताकि वो लोग इन क्रिमिनल्स को पकड़कर उनकी सही जगह पर पहुंचा दे। और यहीं पर निकल कर आते हैं बाउंटी हंटर्स, जिनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे। लेकिन हमारी कहानी फोकस करती है एक ऐसी बाउंटी हंटर के ग्रुप्स पर जिनसे आपको सच में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप ही कुछ ऐसा है जिस ग्रुप में सबसे पहला लीड है स्पाइक का कैरेक्टर, जिसकी अदा और मार्शल आर्ट और हाँ, इसका एटीट्यूड किसी भी लेवल से कम नहीं है। इन सब के अलावा स्पाइक का एक ऐसा पास्ट है जो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और उसके बाद अगला कैरेक्टर है जेट ब्लैक का, जो कि एक हिसाब से उनकी स्पेसशिप की मरम्मत भी करता है और सभी को अच्छी तरीके से गाइड भी करता है, यानी कि वो एक फादर फिगर है। और इस कैरेक्टर का भी काफी अच्छा खासा पास्ट है। और फिर निकल कर आते हैं दो कैरेक्टर, जिनमें से एक है वैलेंटीन, जो बहुत ही ज्यादा लालची और किसी पर भी भरोसा नहीं करती। और उसके बाद है एडवर्ड, जो एक छोटी सी बच्ची इस एडवेंचर पर सिर्फ और सिर्फ फन के लिए ही आना चाहती है। और हाँ, वो सिर्फ हरकतों से ही बच्ची है, लेकिन काम के चलते वो एक बहुत ही ज्यादा शातिर हैकर है। और हाँ, इसके अलावा एक जो कैरेक्टर है जिसे मैं भूल गया, वो है एन का। एन एक डॉग है और इस सीरीज का एक अच्छा खासा कैरेक्टर भी। और इन सब के बीच पीसीएस नाम का भी कैरेक्टर आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा, जिसका लेना देना सीधे सीधे स्पाइक के पास से है। खैर, तो ये बाउंटी हंटर एक हिसाब से गरीब भी है और बाउंटी के ही चलते इनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन एक भी कैरेक्टर एक दूसरे पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, बट फिर भी इनकी एक अच्छी खासी टीम है। और इसके अलावा हर एक 26 एपिसोड्स में आपको देखने के लिए अलग अलग कहानी मिलती है, जिनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है सिवाय इन पूरी की पूरी बाउंटी हंटर की टीम के पास से। यानी एक तरफ हर एक एपिसोड्स में हमें अलग अलग कहानियां भी दिखाई जा रही है, लेकिन उन सभी कहानियों को हर एक कैरेक्टर से काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट रखा गया है। यानी उनका पास बीच बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से डाला गया है। यानी एडिटर को भी यहाँ पर मेरे हिसाब से फुल मार्क देने चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी कहानियों के साथ में एक अच्छी एडिटिंग भी करते हो, तभी जाकर आपको देखने के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनिंग चीज मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एनिमे की ये काउबॉय बीबो की सीरीज डेफिनेटली है। यानी ये सीरीज एक मस्ट वॉच है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। क्यों, तो अगर उस रीजन पर आए तो इस सीरीज की स्पेशलिटी सिर्फ इसकी कहानी नहीं बल्कि इसके कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी है। और इसके अलावा इस पूरे के पूरे शो का थीम, जो टाइटल से ही हमें पता चलता है कि काफी वेस्टर्न अंदाज में इस शो को डायरेक्ट किया गया है, वो भी ईयर 1998 में। और ऐसी चीजें एनिमे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेयर होती थी, जिसकी शुरुआत एक्चुअल में एनिमे की इंडस्ट्री में अकीरा फिल्म ने की थी ईयर 1988 में। और फिर क्या था, एक वो साल है और एक आज का साल, जहाँ पर दिन ब दिन एनिमे की इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, खास करके अपनी कहानियों को लेकर, जिनमें कहानी से लेकर हर एक चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो भी काफी बारीकी लेवल पर, ताकि हम जब भी उस एनिमे सीरीज या फिर कोई फिल्म को देखें तो हमें वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आए, जो कि ये सीरीज भी अपना 100% देती है। और अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो जी हाँ, इस सीरीज का डायरेक्शन भी काफी उम्दा लेवल का है, जिसमें अगेन आपको ईयर बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी चीजें जैसे कि मैंने कहा खास करके एनिमे की इंडस्ट्री में नहीं होती थी। लेकिन उन सब से ऊपर अगर आप इस सीरीज को किसी लेवल में रखते हो तो वो है इसके अलग से जैजी म्यूजिक के लिए, जिसका पूरा क्रेडिट योको कानाओ को जाना चाहिए, जो कि सच में म्यूजिक के मामले में बहुत ज्यादा जीनियस है। अब ये चीज मैं आपको बोलकर तो समझा नहीं सकता, इसलिए मेरे हिसाब से आपको इस सीरीज को एक बार तो जरूर देखना चाहिए, जिसे आप एक बार देखोगे तो डेफिनेटली ये शो आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा कि आप इस सीरीज को बार बार देखना पसंद करोगे और हर बार आप इस सीरीज को देखकर कुछ नया ही सीखोगे। लेकिन मैं फिर से उनके लिए ये बात क्लियर कर दूं कि एनिमे का मतलब सिर्फ कार्टून नहीं बल्कि जापान में बहुत ही ज्यादा अलग होता है। और इन एनिमेस को बच्चों से लेकर बड़ों के लिए भी बनाया जाता है, जो ज्यादातर तो हमारे इंडिया में फिलहाल तो लोगों को पसंद नहीं आता, बट ये सीरीज आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से बदल देगी। इसलिए एक बार आप इस सीरीज को एक चांस देकर देखो। ये सीरीज आपको उन सभी लेवल में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इतनी सारी बातें करने के बाद एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इस एनिमे को 1998 के ईयर में बनाया गया था, और ऐसी चीजें उस टाइम पर
देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, खास करके एनिमे की इंडस्ट्री में। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग इस सीरीज को देखने के बाद ये कहेंगे कि इस सीरीज में दिखाई गई हर एक चीज हमने आज की तारीख की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फिल्मों में देखा है, जो कि एक हिसाब से इसी एनिमे से ज्यादातर तो इंस्पायर कर बनाई गई है, जिस पर आज भी हॉलीवुड के लोगों को इतना ज्यादा पछतावा होता है कि ये आइडिया इस सीरीज का आइडिया उनके दिमाग में क्यों नहीं आया था। और अगर देखा जाए तो एनिमे की इंडस्ट्री में इससे भी ज्यादा जबरदस्त सीरीज और फिल्में एक्चुअल में बनाई जा चुकी है, जिस पर मैं कोशिश करूंगा आपको रोज एक वीडियो देने की, क्योंकि मैंने एनिमे की सीरीज और फिल्में काफी सारी देख रखी है, खास करके तब जब मेरा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं था। लेकिन अब आप लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो ऐसी एनिमे सीरीज या फिर फिल्मों को रिव्यू करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए उन सीरीज और उन फिल्मों को फिर से एक बार देखना शुरू कर दूंगा। तो चलिए अब इस सीरीज की बाकी डिटेल की डिस्कशन मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 स्टार की, क्योंकि सच में इस एनिमे सीरीज में एक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, खास करके सीरीज के लीड कैरेक्टर स्पाइक को लेकर, जिसकी फाइटिंग टेक्निक पूरी तरीके से इंस्पायर है ब्रूस ली के मार्शल आर्ट से। और यही नहीं, आपको ब्रूस ली से रिलेटेड इस सीरीज में काफी सारे ईस्टर एग्स भी मिलेंगे, खास करके गेम ऑफ डेथ से रिलेटेड, जो कि सीधे सीधे इस लेजेंड एक्टर को ट्रिब्यूट है। और इसके अलावा जो सीरीज का पूरा टच नियो और स्पेस वेस्ट का है, वो देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना कि आप इस सीरीज की पूरी दुनिया में खो जाते हो। और अब बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2.5 स्टार की, जो कि इस सीरीज में अगर किसी कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा की है तो वो डेफिनेटली और कोई नहीं बल्कि हॉवर्ड ही है, जो कि एक छोटी सी बट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैकर है। और हाँ, इन सब के बीच एक और क्यूट सा कैरेक्टर आयन का भी है, जिस डॉग कैरेक्टर को इस सीरीज में सच में बहुत ही ज्यादा ध्यान से डाला गया है, और ऊपर से ये कैरेक्टर हमें बहुत ज्यादा क्यूट भी लगता है। और अब बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज के लिए 5 में से 4.5 स्टार की। जी हाँ, 5 में से 4.5 स्टार। जो मैंने इस सीरीज को क्यों दिए है उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने दे दी है। और इसके अलावा हॉरर की बात करें, तो हॉरर के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2 स्टार की, क्योंकि सीरीज एक वेस्टर्न स्पेस एडवेंचर है, लेकिन फिर भी सीरीज में कुछ एपिसोड हमें काफी अच्छा खासा थ्रिल करते हैं, खास करके इस सीरीज का 11th एपिसोड, जो सीधे सीधे एलियन फिल्म को ट्रिब्यूट है। और जिस तरीके का सस्पेंस उस 11th एपिसोड में डाला गया है, वो भी हमें यही जानने पर मजबूर करता है कि एक्चुअल में इस शिप में है क्या। और इसके अलावा मैं बात करूं एपिसोड 5 की, जो इस सीरीज का सबसे जबरदस्त एपिसोड है, जिसे देखने के बाद आप इस सीरीज को पूरी तरीके से कंटिन्यू करते हो, क्योंकि यहीं से इस सीरीज में काफी अच्छा ग्रिप आ जाता है, जो आपको मजबूर कर देता है इसके पूरे सीजन 1 के 26 एपिसोड खत्म करने का। और एंड तो लाजवाब है शो का। और अब आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 4 स्टार की रहेगी। जी हाँ, 5 में से 4 स्टार की, क्योंकि हर एक एपिसोड हमें अलग अलग कैरेक्टर की स्टोरी दिखाता है, जिसे उसी एपिसोड में खत्म भी कर दिया जाता है। बट कुछ एपिसोड्स 1 से 2 पार्ट तक कंटिन्यू किए गए हैं, खास करके एपिसोड नंबर 12 और 13, और इसके अलावा लास्ट के 2 25 और 26 एपिसोड भी। और सच में जिस तरीके से इस पूरे के पूरे शो की स्टोरी को लिखा गया है, उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर लिखा गया, ताकि हम इसे देखते वक्त इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना पड़े कि हमने अगले एपिसोड में क्या देखा था। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हर एक एपिसोड हमें सीरीज में दिखाए गए विलन की अलग अलग स्टोरीज दिखाता है, जिससे हम अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हैं, और बाद में उस एक एपिसोड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाता है। और उसके बाद सीरीज सीधे बढ़ती है बिल्कुल ही अलग लोकेशन पर, और हाँ, इनके अलग एडवेंचर पर भी, जो स्पेस से लेकर हर एक अलग अलग लोकेशन में ट्रेवल करता रहता है। और अब इसके अलावा मैं बात करूँ मास्टर्स ऑडियंस की, तो जी हाँ, ये शो मास्टर्स ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग बनती है सीधे सीधे A- की। वो भी इसलिए क्योंकि इस शो को हिंदी में डब नहीं किया गया। और सच में अगर इस शो को हिंदी डब में किया जाता तो डेफिनेटली मास्टर्स ऑडियंस भी इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय करती। और इसके अलावा मैं बात करूँ क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में भी एक अच्छा शो है, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग बनती है A की। और बात करें मेरी, तो मुझे ये सीरीज पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है। हालांकि मैंने इस सीरीज को काफी टाइम पहले देखा था, बट बाद में एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मैंने इस सीरीज को फिर से देखकर इसे रिव्यू करने का सोचा, ताकि इस सीरीज के बारे में हमारे इंडिया में और भी लोगों को पता चले कि एनीमे एक्चुअल में किस लेवल की बनाई जाती है। इसलिए मेरी नजर में तो इस शो की रेटिंग सीधे सीधे A+ की है, यानी कि एक मस्ट वॉच एनीमे सीरीज, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। भले से ही ये सीरीज काफी ज्यादा पुरानी क्यों ना हो, लेकिन आज भी इसे देखते वक्त आप ये महसूस नहीं करोगे कि एक्चुअल में इस सीरीज को 1998 में बनाया गया था, जिसके बाद इसे जापानीज से इंग्लिश डब किया गया था। और उस इंग्लिश डबिंग का ईयर था साल 2001 का, जिसे देखकर आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगे, क्योंकि इसकी इंग्लिश डब सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। वेल, तो ये थी मेरी राय एनीमे के इंडस्ट्री में बनाया गया सबसे जबरदस्त शो काउबॉय बीबो को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने काउबॉय बीबो के पूरे सीजन 1 को देखा भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।